हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम जो है यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जो भौतिक विज्ञान है उससे संबंधित पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। पीवाईक्यूज ना बोल करके सीधे ये बोलना चाहिए कि मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ डायरेक्ट। तो 2025 का ये पेपर है कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का। अच्छा, भौतिक विज्ञान यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, ये विज्ञान का पेपर होता है कक्षा 10 के अंदर। आपको पता है कि तीनों के तीनों जो है एक ही में आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ लिया है, ठीक, उस पीडीएफ के अंदर मैंने केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान के पोर्शन को मैंने काट दिया है, ठीक, यानी उसको निकाल दिया है। केवल यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन रखा हुआ है क्योंकि मैं केवल फिजिक्स का ही यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक। तो 2025 के मेरे पास 7 सेट हैं, उसमें से मैंने एक सेट अभी चूज किया है। धीरे धीरे करके मैं 7 सेट यहाँ पे करा दूंगा। ये भी पहला सेट है, ठीक, जिसमें कि अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ है कि आप लोग जो है ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, जिसमें कि 15 मिनट मिलता है आपको इन सबको रीड करने के लिए। देखिए दे रखा है यहाँ पे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये आप जो है पहले से ही पढ़ के जाइएगा, ठीक, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आने वाला है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों 1, 2 और 3 में विभाजित है, ठीक। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, वैसे पता ही होता है लगभग, ठीक। तो इन सबको अगर आप पहले से पढ़ के जाएंगे तो आपका ये जो 15 मिनट है जो कि पढ़ने में जाता है, ठीक, वो नहीं जाएगा, ठीक। तो उस चीज को आप जो है यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं। तो जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाइएगा, इसको यूज करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो अगर कोई इंग्लिश में पेपर लिखने वाला होगा, अपना लैंग्वेज अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा किसी ने, ठीक, तो वो जो है क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ लेगा, ठीक, और पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें विजिबल होंगी। अभी मैं लाइव आके पढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो उसमें क्या हुआ कि अच्छे तरीके से विजिबल नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसको जो है रिकॉर्ड करने का सोच लिया कि चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं फिर करेंगे। तो ये 2025 विज्ञान का पेपर कक्षा 10 के लिए, और ये 8 इसका जो कोड है वो 824 सीजे है, ठीक। आपको पता है पूर्णांक कितने का होता है, 70 मार्क्स का होता है, ठीक। तो इसके अंदर इस वाले पेज में कुछ भी नहीं है, ये तो बस इसलिए ले लिया था ताकि आपको पता चले कि ये जो है मैं बोर्ड का पेपर ही लिया हूँ और उसी को यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे खंड अ है जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, उपभाग 1 है, ठीक, ऐसे 2, 3 भी है, ठीक। इसके अंदर केवल फिजिक्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है फिजिक्स के, ठीक है। आपको 7 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके नीचे देखिए उपभाग 2 है जिसमें कि आपके 8, 9 जो क्वेश्चन है वो रसायन विज्ञान के हैं, जिसको मैं यहाँ पे कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं केवल फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। देखिएगा, इसको साइड में कर दें, ठीक। इस जगह पे आपको उम्मीद करता हूँ कि विजिबल होगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी जूम करने की तो मैं इसको जूम कर लूंगा, ठीक है, इनलार्ज कर लूंगा, बड़ा कर लूंगा, जैसे कि अभी आवश्यकता है, ठीक। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ये स्पेस मैंने छोड़ दिया है ताकि जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग आ रही होगी, इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक। तो अब बिना फालतू की बात किए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिंब का मतलब होता है वस्तु, यहाँ पे वस्तु भी कह सकता था पर इसने बिंब बोला है। बिंब का मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, इंग्लिश में उसको कहते हैं ना, जो वस्तु का दर्पण में बनता है एक फोटोकॉपी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा है। दर्पण कौन सा है? तो दर्पण है अवतल। ओहो, ठीक। तो यहाँ पे दर्पण है, देखिएगा। तो दर्पण यहाँ पे कौन सा? अवतल। अच्छा, अवतल दर्पण में कैसा, अवतल दर्पण ने कैसा प्रतिबिंब बनाया हुआ है ये भी यहाँ पे
दे रखा है। तो दर्पण अवतल है, इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है, ठीक, आभासी है, और कैसा है, सीधा है, ठीक, और वस्तु से बड़ा है। तो मैं केवल यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ, वस्तु से बड़ा है। ये जो प्रतिबिंब बनाया है दर्पण ने, उस प्रतिबिंब की ये जो क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, ठीक है। तो अब अवतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं। तो आपको पता होगा अवतल दर्पण में टोटल 6 केसेस होते हैं। कितने, अवतल दर्पण में केवल कितने केसेस होते हैं, मतलब टोटल कितने केसेस होते हैं, तो इसमें होता है 6 केस, कुल 6 केस होता है। और 6 केस में से जो 5 केस है, उस 5 केस में क्या होता है, 5 केस के अंदर, ठीक, मतलब केस का मतलब हम 6 अलग अलग जगह पे वस्तुओं को रख सकते हैं, ठीक, और 6 अलग अलग जगह पे वस्तुओं को रखेंगे तो 6 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब भी बनेंगे। अच्छा, उसमें 5 केस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, मतलब 5 ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ पे अगर आप किसी भी वस्तु को रखते हैं तो अवतल दर्पण उसका कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा, वास्तविक, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आभासी केवल एक केस में बनाता है, तो 5 केस में ऐसा होगा, और छठे वाले केस में, 6th केस में, किसमें, 6th केस में, जो छठवां वाला केस होता है, ठीक, उसके अंदर क्या होता है, छठवां वाला केस है क्या चीज, बात की बात है, ठीक। चलो मैं बता देता हूँ छठवां वाला केस कौन सा होता है। तो ये छठवां वाला केस है, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस, तथा 6th केस में वस्तु को F तथा P के बीच रखते हैं, P के बीच रखते हैं। और जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, P के बीच रखते हैं, और जब इस जगह पे रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब इस जगह पे रखेंगे तब। अगर इसका कोई रे डायग्राम देखना चाहता है तो रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका, यहाँ पे छोटे से मैं बना देता हूँ, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका है कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। अब इस अवतल दर्पण में ये आपका क्या है, इस तरीके से मुख्य अक्ष बन जाएगा। ये मान के चलो इसका फोकस है, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ये F, और ये कौन सा, C। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पे। तो पहली किरण कैसे लेनी है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अब ये क्या होगा, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, तो ये पास करेगी वक्रता, सॉरी, ये पास करेगी फोकस से। तो ये कहाँ से पास कर गई, फोकस से। परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, फोकस से जाती है। और दूसरी वाली रे कहाँ से लेनी होती है, तो दूसरी वाली जो रे है वो लेनी होती है इससे, ठीक है। कैसे, तो ऐसे लेंगे, जैसे लगेगा कि कहाँ से पास कर रही है, तो ये सेंटर से पास कर रही है। तो अब ये लाइट रे जब बाउंस बैक होगी, कोई सी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होके आती है तो क्या होता है, उसी पे ये बाउंस बैक कर जाती है। तो प्रकाश की किरण एक तो परावर्तित हुई इस तरफ, एक परावर्तित हुई है इस तरफ। दोनों प्रकाश की किरणें क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, डाइवर्जिंग है, यानी कि अपसारी प्रकाश की किरणें हैं। और जब अपसारी प्रकाश की किरणें होंगी, फैलती हुई प्रकाश की किरणें होंगी, तो ये इधर नहीं मीट करेंगी, इधर नहीं मिलेंगी। जब इधर नहीं मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। जब पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो यहाँ कहीं मीट करेगी, और यहीं पे कहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, रे डायग्राम। तो मैंने रफली बताया, ठीक है। हो सकता है इसमें जैसे थोड़ा सा आपको जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा इमेज, ये जिसका डायग्राम, पर कोई बात नहीं, इसी तरीके से ये बनता है, ठीक। अगर आगे किसी क्वेश्चन में आया डिटेल में बताने के लिए तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए केवल यहाँ पे क्या होगा कि भैया आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखें कि उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बने। तो क्या होगा, आपको वस्तु को रखना चाहिए कहाँ पे, मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र के बीच, तो गलत, ठीक। F तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं रखना है, ठीक है। कहाँ पे रखना है, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया F तथा P के बीच। देखिए ढूंढिए, ये बोल रहा है वक्रता केंद्र पर रख दो, गलत। ये बोल रहा है कि वक्रता केंद्र से परे, ये भी गलत। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये सही है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, F तथा P के बीच, ये वही वाला केस है जिसके अंदर सीधा आभासी तथा बिंब से वस्तु से बड़ा जो है प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस
संभवतः हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे जो लिखा है मैंने इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या भैया, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितनी है, f बराबर -15 है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, f बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा f बराबर क्या है, -15 सेंटीमीटर। बताओ किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो आपको पता होगा कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव। और जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस, इसकी भी फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हैं तो देखिएगा, ठीक, ये आपके पास क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसकी फोकस दूरी किधर होती है, यही कहीं होगी फोकस दूरी f, ठीक। अगर फोकस दूरी यहाँ पे है तो इसको जब हमें इस दूरी को मापना होता है तो किस तरफ चलते हैं, ये अपने पास पोल है, ठीक है। आपने साइन कन्वेंशन के अंदर पढ़ा होगा, चिन्ह परिपाटी के अंदर, कि जब भी आपको फोकस दूरी मापना होगा और आप इस तरफ चलेंगे फोकस दूरी को मापने के लिए, या किसी भी दूरी को मापने के लिए इधर चलते हैं तो उसको क्या लेते हैं, निगेटिव। अगर किसी भी दूरी को मापने के लिए इधर चलते हैं तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, नीचे चलते हैं तो क्या चीज, निगेटिव लेते हैं। तो आप अवतल दर्पण में फोकस दूरी को मापने के लिए किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे। पोल से ये दूरियां मापनी होती है। जब पोल से ये दूरियां मापेंगे तो आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव लेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो इसलिए इसका फोकस दूरी कैसा है, इसका फोकस दूरी पहले से नेगेटिव दे रखा है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ही नेगेटिव होती है, उत्तल की कैसी होती है, पॉजिटिव। उत्तल का ऐसे बनता है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी फोकस दूरी होगी उत्तल की, तो इसको मेजर करने के लिए इधर जाएंगे तो कैसा लेना है, पॉजिटिव, ठीक। किसकी, उत्तल की। उत्तल की फोकस दूरी कैसी होती है, f बराबर होता है पॉजिटिव। यहाँ अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस ऐसा होता है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किस तरफ होती है, ठीक। इसका जो द्वितीय फोकस है या जिसको कहें मुख्य फोकस, ठीक, वो किस तरफ होता है, वो इस तरफ होता है, इस तरफ होता है। इसी वजह से हम किधर लेके जाते हैं, जब फोकस दूरी को मापने की बात आएगी तो इधर आएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव। क्या लेंगे, निगेटिव। तो ये चीज जो है यहाँ पे, तो जो फोकस दूरी है -15 है, दोनों ही, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो उनके लिए। तो इस वजह से यहाँ पे जो दोनों दर्पण और लेंस आए हैं वो कौन सा है, अवतल दर्पण अवतल लेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों उत्तल बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा। दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, अवतल है। अवतल दर्पण भी है, अवतल लेंस भी है। उन्हीं की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे माइनस क्या दे रखा है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी शब्दकोश में, अगर ये विजिबल नहीं हो तो थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। चलिए देखिए, अरे बाप रे, देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक, कि एक शब्दकोश है, एक आपके पास डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर छोटे छोटे अक्षरों में शब्द लिखे गए हैं। उन शब्दों को पढ़ने की बात कर रहा है। अगर उन शब्दों को पढ़ना है तो आप कौन से लेंस को यूज करेंगे। तो आप देखिए, छोटा छोटा लिखा है तो आप क्या चाहेंगे कि आपको बड़ा अगर दिखता वो तो आप आसानी से पढ़ लेते। अब बताओ, तो वो जो अक्षर लिखे गए हैं वो वस्तु का काम करेंगे, और आप जो वहाँ पे लेंस यूज करेंगे, ठीक, उस लेंस के माध्यम से क्या होगा, वो अक्षर बड़े दिखाई देंगे, ठीक। अच्छा, कौन सा लेंस है जो छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा कर देगा, ठीक, छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा कर देता है और सीधा ही रखता है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्षमता होती है उत्तल लेंस के अंदर, ठीक। ये जो क्षमता है वो किसके अंदर होती है, उत्तल लेंस के अंदर। इसमें भी कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं, ठीक, ये आपको पता होगा। अवतल दर्पण जो काम करता है वही काम उत्तल लेंस कर रहा होता है, ठीक। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं,
सॉरी, हाँ मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। मतलब जो काम अवतल करेगा वही काम यहाँ पे उत्तल कर रहा होता है, ठीक, लेंस के अंदर और मिरर के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कंपेयर करके यहाँ पे पढ़े जाते हैं ना। अवतल, जो अवतल दर्पण काम करेगा वही उत्तल लेंस काम करेगा, जो उत्तल दर्पण काम करेगा वही यहाँ पे अवतल लेंस काम कर रहा होता है। काम करने का मतलब प्रतिबिंब बना रहा होता है। चलिए, तो किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आपको कौन सा लेंस पसंद, आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे? तो भैया यहाँ पे अवतल लेंस दे रखा है, ठीक, यहाँ पे दे रखा है अवतल लेंस। तो भाई हम तो अवतल लेंस पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस के पास कैपेसिटी नहीं होती है क्या करने की, बड़ा प्रतिबिंब बनाने की। हाँ सीधा बनाता है पर बड़ा नहीं बनाता है, तो हमें तो बड़ा चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही उत्तल लेंस है, कौन से को चूज करें? तो हम क्या चाहते हैं कि जो लेंस यूज करें उसकी क्षमता कम हो या ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बड़ा करेगा, अगर कम क्षमता होगी तो क्या होगा, कम बड़ा करेगा। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी लेंस को हम यूज़ करेंगे। तो अब किसकी पावर ज़्यादा होगी, तो ध्यान से देखिए, पावर जो होता है वो फोकस दूरी की क्या होता है, व्युत्त क्रमानुपाती होता है, ठीक। इसका मतलब जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा, जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा उसकी पावर क्या चीज़ कम, और जिसकी फोकस दूरी कम उसकी पावर क्या चीज़ ज़्यादा, ठीक। तो अब यहाँ पे उत्तल लेंस यूज तो करेंगे, पर कौन सा, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, ताकि पावर क्या हो सके, बढ़ सके। पावर बढ़ेगा तभी वो अच्छे तरीके से प्रतिबिंब को बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हम यूज करेंगे, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसा तुम्हें लगेगा 50 वाला कर लेना चाहिए भाई, ज़्यादा फोकस दूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसको यूज करना चाहिए हम लोगों को, 10 सेंटीमीटर वाले को। क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर वाले फोकस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, जो पावर होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। फोकस दूरी कम, पावर ज़्यादा, इसलिए कौन सा, ये वाला यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। अब सबको पता है यार भाई, ह्यूमन आई के अंदर, मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा रेटिना है, कॉर्निया की बात कर रहा है, गलत। यहाँ से तो प्रकाश की किरण क्या करती है, प्रवेश करती है। पुतली की बात कर रहा है, क्या यार, आंख में तो पुतली होती ही नहीं है ना, पुतली जैसी कोई चीज नहीं है आंख में, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परितारिका की बात कर रहा है, ठीक है, तो परितारिका भी नहीं होता है, ठीक, परितारिका भी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। क्या चीज, दृष्टिपटल, हाँ ये सही है, ठीक है, दृष्टिपटल, यानी यहाँ पे रेटिना की बात हो रही है, ठीक। इसको एक बार चेक कर लेंगे। परितारिका मतलब आई थिंक नेत्र तारा होता है, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे दृष्टिपटल होना चाहिए, ठीक। इंग्लिश में इसको चेक कर लेंगे, चलिए चेक कर ही लेते हैं एक बार, फिर टिक करते हैं। यहाँ पे क्या चीज, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना, तो डी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ पे 1 2 3, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही था, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल ऑफ फोकस, इसमें ये सही था, इसमें ये सही था, बोथ कॉनकेव, और यहाँ पे क्या सही था, ये वाला। और इस वाले में कौन सा सही है, तो रेटिना, ठीक। अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत समझ में आए तो आप इंग्लिश वाले को सही मान करके जो है क्वेश्चन को करिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक, वापस से। अब ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, इस वजह से वापस आ जाते हैं हिंदी वाले पे। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। अच्छा, 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, यानी 2 अपने पास चालक तार हैं जिनके पदार्थ, जिनका मटेरियल क्या है, सेम है। अगर एक कॉपर का वायर है, दूसरा भी कैसा है, कॉपर का वायर है। अगर एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर, दूसरे की भी 4 सेंटीमीटर है। अगर एक का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे का भी व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। चलिए, तो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि ये माइक वगैरह चल रहा है। ये एक बार मैं वीडियो बना रहा था और काफ़ी सारा, मतलब यहाँ पे पूरा 40-45 मिनट का वीडियो बन गया, और उसके बाद जो आधे घंटे की वीडियो बची थी उसमें देखा कि मेरी वॉइस आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक। ट्राई कर लिया हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद इस क्वेश्चन को वापस से आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, ठीक। वापस से का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को, 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ
लंबाई तथा व्यास समान है, कोई बात नहीं। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ओके, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा ठीक है, तो अपने पास एक चालक तार है, ठीक, दो चालक तार है, तो मैं यहाँ पे दोनों चालक तार को बनाता हूँ, ठीक है। एक चालक तार ये है, एक चालक तार ये है, दूसरा वाला चालक तार ये है, और ठीक इस तरीके से बना हुआ है, देखिएगा। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हम मान के चलते हैं R1 है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है, ठीक। अब भाई इसमें दे रखा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास सब समान है, सब एक जैसा है, तो यानी इनका प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा। दोनों जो अपने पास चालक तार हैं इनका प्रतिरोध भी क्या होगा, समान ही होगा। एक होगा R1 बराबर क्या चीज, ये R2 बराबर कितना, हम कर लेते हैं R, ठीक है, कि अपने पास दोनों ही चालक तार का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। R1 बराबर R2 बराबर R, इट्स ओके ना। अब क्या चीज, जब ये आपने कर लिया तो इसके बाद इसने बोला है कि जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसके द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और फिर जब इसी को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक, दोनों का क्या अनुपात होगा, ठीक है, करते हैं। तो इसी वायर को एक का रेजिस्टेंस R है और दूसरे का रेजिस्टेंस भी कितना है, R है, दोनों को जोड़ दिया किसमें, सीरीज में। सीरीज में जोड़े तो कितना हीट यहाँ पे डिसिपेट होगा, कितनी यहाँ पे ऊष्मा व्यय होगी, उसकी यहाँ पे बात करनी है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे Req की वैल्यू कितनी आएगी, Req बराबर कितना आ जाएगा, Req बराबर, ठीक, किसमें, सीरीज में ना, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में Req बराबर कितना होगा, 2R होगा, R प्लस R सीधे सीधे जोड़ देते हैं, 2R आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो हीट बनेगी, मान के चलते इसमें करंट कितना है, I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा, तो H बराबर क्या होगा, I स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज, T, ठीक। तो ये पहले वाले से बना, किससे, पहले वाले से, H1 बराबर। इसी प्रकार से हम यहाँ पे H2 भी निकालेंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक, एक पेज ऐड करके। H1 बराबर आ गया है, तो क्या चीज, H1 बराबर आया है I स्क्वायर, यहाँ पे RT था, I स्क्वायर RT, तो R की जगह पे क्या लेना है, 2R मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज, T। अच्छा, S2 के लिए क्या करेंगे भाई, तो S2 की बात है, पहले इसको ऐड करेंगे, किसको, AC रेजिस्टेंस को, किसमें, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, किसमें, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। अरे यार सीधे ये कर लें, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा, ये आपका क्या है, पार्श्व क्रम है, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या चीज, R, यहाँ भी कितना R, यहाँ पे एक ठो लगा दी क्या चीज, सेल या बैटरी, यहाँ से करंट कितना ले लिया, I, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, Req बराबर यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ये वाला, ठीक, 1 डिवाइडेड बाई, देखते रहिएगा ना, 1 डिवाइड बाई Req बराबर, ठीक, इसको Req 2 बोल देते हैं, बराबर कितना, 1 बटा के R प्लस 1 बटा के R। तो जब दोनों को चेक करेंगे तो कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी, एलसीएम आ जाएगा कितना, R 2R, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई R, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज, Req 2, तो Req 2 बराबर, इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, R डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा R डिवाइड बाई 2, तो Req बराबर कितना आ जाएगा, R डिवाइडेड बाई 2, ठीक। चलिए देखिएगा, तो Req बराबर कितना आ गया, R डिवाइडेड बाई 2। तो अभी R डिवाइड बाई जब 2 आ गया तो यहाँ पे जो हीट की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे दूसरे वाले के अंदर जो हीट की वैल्यू बनेगी उसको हम S2 बोलेंगे। S2 बराबर कितना होगा, I स्क्वायर, ठीक, I स्क्वायर RT, R की जगह पे क्या है, R डिवाइडेड बाई 2,
मल्टीवर्ड भी क्या चीज टी। ठीक, अच्छा अब क्या चीज, अब जो है यहाँ पे हमसे रेशियो पूछा था किसका, H1 डिवाइड बाई H2 का। ठीक, H1 डिवाइड बाई H2 का। थोड़ा एक बार चेक कर ले कि सीरीज बटा पैरेलल पूछा था कि पैरेलल बटा सीरीज पूछा था, मतलब कि श्रेणी क्रम बटा के पार्श्व क्रम पूछा था या पार्श्व क्रम बटा श्रेणी क्रम पूछा था। इसका ध्यान देना जरूरी रहता है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रखा श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ओके ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे H1 बटा H2, H1 बटा के H2 करेंगे। ठीक ठीक, ये अब कौन सा था श्रेणी क्रम और ये कौन सा, ये वाला कौन सा था, तो ये पार्श्व क्रम था। तो यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर, ठीक, R डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या चीज टी, ये आई स्क्वायर होगा, डिवाइड भी कितना गलत कर गया ना, ये वाला इसमें नहीं होगा। ठीक, ये यहाँ से H1 बराबर क्या था, H1 बराबर ये, तो ये लिखेंगे ना भाई, बोलना चाहिए तुम लोगों को, है ना। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, आपका ही है, हाँ भाई मेरा ही है। चलो आई स्क्वायर मल्टीवर्ड भी क्या चीज 2R मल्टीवर्ड भी कितना टी डिवाइडेड बाई, अब ज्यादा बकवास करनी है नहीं ना, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लो अच्छा खासा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, लेवल का क्वेश्चन है ये। डिवाइड भी क्या चीज यहाँ पे आई स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2 मल्टीवर्ड भी कितना टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या 2 से 2 नहीं, 2 से 2 कैंसिल मत करना, 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है, याद रखना। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे H1 डिवाइड बाई H2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 4, 4 डिवाइड बाई कितना 1, यानी जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 4:1 आने वाला है। चेक करिए क्या इसमें ऑप्शन है क्या 4:1 का, तो यस ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये जो आपका डी वाला है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं है मेरे भाई। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये सब मैं मिटा दूंगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर करें तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। उन ऑप्शंस में से कौन है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, उन ऑप्शंस में से कौन है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला जनित्र होता है, जनरेटर से ही हमें विद्युत धारा मिलती है ना, बनती है। उत्पन्न करने का मतलब कौन विद्युत धारा बनाता है, भाई अमीटर थोड़े बनाता है, अमीटर तो मापता है ना करंट को कि कितना करंट आया कितना करंट नहीं आया। गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा था भाई, ये तो या तो आपके विद्युत विभवांतर को मापेगा या तो छोटे अमाउंट के करंट को मापेगा, विद्युत धारा को मापेगा। ठीक, तो ये भी नहीं है। मोटर क्या करता है भाई, मोटर से तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है, विद्युत धारा लेता है और लेकर के क्या करेगा विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो ये कहाँ इलेक्ट्रिसिटी भाई क्रिएट करता है, बताओ। इलेक्ट्रिक मोटर लगा करके पानी खींचते हैं ना हम लोग कि करंट पैदा कर देते हैं, नहीं, तो क्या चीज पानी खींच जाता है मोटर लगा के फैन चला देते हैं ना, ये सब काम होता है ना कि हम यहाँ पे विद्युत उत्पन्न करते हैं। अच्छा, इसके बाद चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए क्या दे रखा है। ठीक, मिटाओ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार, एक तो खूब बड़ा सा वायर होगा है ना, ऐसी बात कर रहा है कि एक अपने पास एक बड़ा सा वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, इसके पास जो चुंबकीय क्षेत्र है ठीक का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। ठीक, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो तार के लंबवत होती है, सही कह रहा है, तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। बताओ क्या इस वायर के कारण, इस चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनती है क्या, इस तरीके से बनती है क्या,
ऐसे बनती है ना। ये अगर अपने पास वायर है, चालक तार है, तो इससे जो इसके पास पॉइंट होगा, इन पॉइंट्स पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी वो कैसे बनेगी, सर्कल के फॉर्म में। अगर वृत्त के फॉर्म में ऐसे बनेगी, अगर ऐसे बनेगी तो ये वायर इसके क्या होगा, इस वृत्त के लंबवत होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के क्या होती हैं, तार के लंबवत होती हैं। ठीक, तार यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, गलत, तार के समांतर नहीं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, त्रिज्यीय होती हैं, गलत, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे भी ज्यादा बेटर कौन है, लंबवत से ज्यादा बेटर कौन है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं, रेखाओं का केंद्र तार होता है, ये बात सही है। ठीक, ये वाली जो बात है, डी वाली बात, वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक, फिर क्या होगा, ये सारी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। थोड़ी सी फंबलिंग हो रही होगी, आई नो, ठीक, एडजस्ट करिएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो लेंदी बने, पर यूजफुल बहुत होगी, है ना। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। चलिए देखिए, ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, सेम वही है ना, सेम टू सेम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 4:1 होगा यहाँ पे, और 6 वाले का जनरेटर होगा। ठीक, और इस वाले में क्या होगा, द लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड आर कॉन्सेंट्रिक विद द सेंटर ऑन द वायर। ठीक है, तो ये जो अपने पास क्या है, करेक्ट है। ये जो फर्स्ट बोल रहा था वो करेक्ट नहीं है। चलिए आगे, तो ये अपने पास आ गया है क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसको आपको जो है सॉल्व करना है। ठीक, एक बार इसको देखिए, क्या ये विजिबल है, डेफिनेटली इट विल बी विजिबल, यस दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो पार्ट बी है, पार्ट बी में 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, और इसमें आपको दे रखा है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखा है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दर्पण कौन सा है दिया है, लिख लो। ठीक, दर्पण कौन सा, तो ये है अवतल दर्पण, अवतल। ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यानी वस्तु की दूरी दे रखा है, u बराबर कितना, u बराबर 25 सेंटीमीटर। आपको ऐसे पढ़ के निकालना पड़ेगा कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है भाई, 5 केस है, उसी में से कोई सा एक है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपको पता है मैग्निफिकेशन जो आएगा, यानी m की वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगी। ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है, वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, तो यानी मैग्निफिकेशन 2 है, m बराबर 2 है। पर चलो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ कि मान के चलो कि जो अपने पास वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक, ये ऊर्जा लिख रहा हूं मैं, देखो वस्तु की ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई या हाइट कह लो, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, तो वस्तु की ऊंचाई बराबर कितना है, h। अच्छा, इसको मैं I और O से रिप्रेजेंट करता हूँ, h से नहीं। ठीक है, तो जो वस्तु की ऊंचाई वो क्या है, O है। ठीक, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई वो कितनी है, वो I है। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर कितना, I है। अच्छा, दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि दूरी, समान दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से दोगुना बड़ा है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितना बड़ा है, दोगुना। जो I है वो ऑब्जेक्ट से कितना है, दोगुना है। ठीक, ऑब्जेक्ट का दोगुना है। अब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत होती है, पर तुम क्या लेना, I बराबर 2 टाइम्स ऑफ O। ठीक, अब ये 20 की तरह लग रहा होगा, पर ये 20 नहीं है, ये क्या है, I, यहाँ पे 2 इंटू क्या है, O। मिटा के मैं वापस से लिख देता हूँ,
कंफ्यूज क्यों करना, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज, ओ, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, आपने पढ़ा होगा आई बटा के ओ इक्वल्स टू क्या होता है, आई बटा के ओ, अगर ओ को नीचे कर दे तो आई बटा ओ हो जाएगा, और यही आई थिंक जो है मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, यही मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, m बराबर आई बटा के ओ। तो डायरेक्ट यहाँ पे मुझे m बराबर 2 लिखना चाहिए था, पर फिर भी मैं घुमा फिरा के वापस आया। अच्छा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में जब आप देखेंगे तो मैग्निफिकेशन यानी जो रेखीय आवर्धन है इसका मान क्या होगा, निगेटिव होता है जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब होगा उल्टा, वस्तु होगा ऊपर, तो क्या होगा भैया, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव आएगी साइन कन्वेंशन के साथ। अच्छा, तो डायरेक्ट मुझे m लिखना चाहिए था, u मिल गया, m मिल गया, हमें क्या पूछा भाई, दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा भाई, फोकस दूरी निकालने के लिए हमें दर्पण सूत्र लिखना पड़ेगा, और दर्पण सूत्र लिखते ही हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, देखिएगा दर्पण सूत्र। अच्छा, दर्पण सूत्र की जब बात करेगा, दर्पण सूत्र की जब बात करेगा तो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, 1 बटा के f बराबर 1 बटा के v प्लस 1 बटा u, ये आपका क्या है, दर्पण सूत्र है। अच्छा, f निकाला है, यहाँ पे u की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू नहीं दिया है, v कैसे निकाले, देखिएगा सीधे सीधे m बराबर v बटा क्या होता है, u, यहाँ पे कैसा निगेटिव v बटा u होता है। अच्छा, m की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 v बटा कितना u, ठीक। अब यहाँ पे u की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 25 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है, चाहे कोई सा दर्पण हो, ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि आपको जब दूरी मेजर करनी होगी तो किस तरफ आएंगे अवतल दर्पण में, लेफ्ट साइड आएंगे, इसलिए कैसा होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, u की जगह पे 25 सेंटीमीटर, ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज, 25 सेंटीमीटर, और तो यहाँ पे क्या चीज 25 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, माइनस का। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर, केवल केवल पॉजिटिव। अच्छा, v की वैल्यू भाई हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी। अब जब फोकस दूरी चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे v और u की वैल्यू को रख देंगे, रखने से क्या होगा, हमें जो है ये फोकस दूरी की वैल्यू मिल जाएगी। कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, m बराबर -v बटा के u होता है, ठीक है, u की वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव निगेटिव कैसा हो जाएगा। अच्छा, ये एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ माइनस रहेगा, ये माइनस, और ये u वाला क्या चीज़, जब u वाली वैल्यू रखा है 25 सेंटीमीटर तो ये उसका माइनस है, और ये फार्मूले वाला माइनस है ना, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। मुझे भी लगा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है भाई, प्रतिबिंब जो v है, v की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव, तो यहाँ पे कैसा आएगा, निगेटिव, -25 सेंटीमीटर। मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर के इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक, देखिएगा। तो यहाँ पे 1 बटा के f बराबर 1 बटा v, v की वैल्यू कैसी आई है, 25 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, गलत किया हूँ क्या, देखिए तो 25 गुना 50 आएगा, अरे भाई क्या क्या गलती कर दे रहा हूँ, ठीक, 25 गुना 50, ठीक, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुना के 50, तो v बराबर कितना आया, 50 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, माइनस का, वो भी कैसा, माइनस का, ठीक है। चलिए, अब v की वैल्यू आ गई है तो क्या करें, सॉल्व करेंगे। 1 बटा के f बराबर 1 बटा के f बराबर, कहीं ज्यादा तो नहीं ले लिया है इसमें, ये हटा देता हूँ, ठीक है। 1 बटा के f बराबर 1 बटा v की जगह पे क्या लेंगे, v की जगह पे 50, v की जगह पे 50, चेक कर लीजिएगा भैया, v की जगह पे क्या है, -50 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u की जगह पे कितना है, -25 सेंटीमीटर, तो 1 बटा, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 बटा के f बराबर 50 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा, ये वहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस, 25 गुना के 50 2, है ना, तो 1 बटा के f बराबर कितना आ गया, यहाँ पे -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, 3 बटा कितना 50 सेंटीमीटर, तो 1 बटा के f बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बटा f नहीं, अब यहाँ पे f बराबर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जब f बराबर निकालेंगे तो ये पलटेगा, तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक, ये ऐसे पलटा, f आया, तो ये कितना आ जाएगा, f बराबर 50 बटा के 3 -50 बटा के 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 3 48, ठीक है, 16.66 आई थिंक ये जो है
16.33 आएगा आई थिंक, ठीक है, 33 नहीं, हाँ 66 आएगा। F इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 16.66 सेंटीमीटर आएगा, वो भी कैसा, माइनस का। ये रिजल्ट आपका आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको पीछे लेके चला आता हूँ मैं, ठीक। अब इन सबको चाहे तो मिटा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसका सेकेंड वाला पार्ट है, फर्स्ट का जो सेकेंड वाला पार्ट है उसके अंदर दे रखा है संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आपके पास माध्यम ए है और ये नीचे वाला माध्यम क्या है, माध्यम बी है, ठीक। ये माध्यम ए और ये माध्यम बी है। अब क्या बोल रहा है कि माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। किसका, बी का, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष निकालना है। क्या चीज, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे होगा किसका निकालना है, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है वो यहाँ पे लगा होता है और जिसके सापेक्ष निकालना होता है वो यहाँ पे होता है, एन बी ए। और एन बी ए बराबर क्या होगा, एन बी डिवाइड बाई एन ए। अब यही निकालना है एन बी ए की वैल्यू। अरे यार, एन बी ए की वैल्यू निकालनी है तो ये क्वेश्चन मार्क है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर का ऊपर वाला था, 2 नंबर का नीचे वाला है। अब यहाँ पे तुम्हें साइन 60 की वैल्यू दे रखा है, √3/2 साइन 45 नहीं भी दिया होता तो हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ चुके होते हैं ना अब तक। अच्छा, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और ये प्रकाश की किरण इधर अपवर्तित हो जा रही है, तो साफ साफ हमको पता है कि ये वाला माध्यम कैसा है, ये वाला माध्यम जो है वो सघन माध्यम है और ये वाला माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है। तभी प्रकाश की किरण किधर बेंड हुई है, अभिलंब से दूर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ, ठीक। बस थोड़ा सा यहाँ से डाटा लेना पड़ेगा, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ऐसे, ठीक। ये अपने पास नॉर्मल है और ये एक प्रकाश की किरण आई, ठीक, कितने एंगल से, तो यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा था शायद, और फिर आने के बाद जाना इसको इधर चाहिए था पर ये रिफ्रैक्ट हो गई और ऐसे चली गई है, ठीक। तो कितना एंगल इसमें दे रखा है, 45, 90 और यहाँ पे 30 है, 45, 90 और 30। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इस तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, यस। अब इसको बोला है माध्यम ए और इसको बोला है माध्यम बी। अब लगाने का क्या तरीका होगा देखिएगा। तो हमें क्या पता है कि हमें पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, अपवर्तनांक बताओ, किसका, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एन बी ए निकालने के लिए एक फार्मूला हमको पता होता है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक। साइन आई डिवाइड बाई क्या चीज, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, स्नेल का नियम है ये, ठीक है। स्नेल का नियम क्या कहता है हमसे कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर किसके बराबर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे साइन आई की वैल्यू कितनी है, अच्छा अपवर्तनांक किसका होगा, तो प्रकाश की किरण इसमें आ रही है तो इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा, ए के सापेक्ष होगा, ठीक। तो यहाँ पे एन बी ए बराबर क्या होगा, साइन आई बटा के साइन आर। अब यहाँ आई कितना है पता नहीं, भाई पता है कैसे, ये 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई बराबर है 45 डिग्री, एंगल आई बराबर 45 डिग्री और एंगल आर बराबर कितना है, तो एंगल आर यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई, 30 डिग्री है। अब तो जो अपवर्तन कोण है यानी जो एंगल आर है वो किसके किसके बीच का कोण होता है, तो ये यहाँ वाला कोण होता है ना। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये पूरा 90 होता है तो 90 से 30 का कितना बचेगा, 60, कितना, 60 डिग्री। तो क्या चीज, एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे रख करके, ठीक। तो एन बी ए की वैल्यू मिल जाएगी, एन बी ए बराबर साइन आई, साइन कितना हो जाएगा, आई की जगह पे कितना लेंगे, तो आई की जगह पे 45 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 45 डिग्री डिवाइड बाई क्या चीज, साइन, और इसकी जगह पे क्या चीज, आर की जगह पे 60 डिग्री। तो एन बी ए बराबर कितना आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि करड़ी में 3/2। तो जब नीचे लिखेंगे करड़ी में 3/2 तो इसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब पलटेंगे तो क्या होगा, 2/2
√3 हो जाएगा। ठीक है, तो NBA बराबर कितना होगा, और 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे √3 का √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, √6। ठीक, 2/√6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज वगैरह करना होगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे आप आंसर चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, कैरी से साइन 45 साइन 60 की वैल्यू रखनी थी, रखते तो नीचे आता। ठीक, इसको मैंने पलट के मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया है, फिर सॉल्व कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो पीछे आएंगे और यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में दे रखा है। ठीक, हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो जो है ऐसे PDF को ऊपर करके देख सकते हैं। ठीक, तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस क्वेश्चन के अंदर ये सवाल जो है दे रखा है। ठीक, फटाक से एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष से ये क्वेश्चन है, या कह लो कि ये आई वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। ओके, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक, उससे पहले मैं दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट को लगाऊं, उससे पहले ये छोटा वाला क्वेश्चन लग रहा है 20 डायप्टर वाला, इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, अरे चलिए स्पेस बना लेते हैं भाई यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला जो पार्ट है, 2 का जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसको क्या लिखेंगे भैया, 2 नंबर का ये भी है, 20 डायप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी। देखो P बराबर दे रखा है कितना, प्लस का 20 डायप्टर, और हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी का वैल्यू बता दो। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F। कब, जब ये मीटर में होगा तब, छोड़ो जाने तो, हमें तो P दे रखा है कितना, 20 डायप्टर बराबर कितना, 1/F। ठीक, अब जो आंसर ये 20 डायप्टर दे रखा है ना, तो ये जब आंसर आएगा तो हमारा मीटर में आएगा ना। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे इसको जब पलटेंगे तो F आएगा, F को यहाँ 20 को यहाँ पे, तो ये आएगा 1/20 डायप्टर। और डायप्टर का मतलब क्या होता है, या तो आप डायप्टर लिखिए या फिर मीटर इनवर्स लिखिए, बात देखिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा, F बराबर 100 कितना, 100, अरे सॉरी 1/20 है ना, तो 1/20 का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 1/20 और क्या चीज, मीटर इनवर्स। तो F बराबर कितना होगा, 1/20 और क्या चीज, यहाँ पे मीटर। ठीक, मीटर चला जाएगा ऊपर। अच्छा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो F बराबर क्या चीज, यहाँ पे 1 मीटर की जगह कितना लिख दिया, ये मीटर ऊपर चला गया ना, ये मीटर ऊपर चला गया तभी पॉजिटिव हो गया। 100 सेंटीमीटर बटा कितना, 20। ठीक, कट गया कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, 20 चौका 80, 20 25 100, तो फोकस दूरी की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर आ गई। किस वाले का, दूसरे का, सेकेंड वाला। अब दूसरे के फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक, दूसरे के फर्स्ट वाले की बात करते हैं। इसमें क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ लेता है। ठीक है, मैंने पास रखा है तो अच्छे तरीके से पढ़ लेता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितना फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ये चाहता है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को ये क्या कर पाए, पढ़ पाए। अच्छी बात है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो ये आपके पास आई है। ठीक, इस आई से अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो मस्त जो है क्या करती है, ये वाली आंख उसको देख लेती है, पढ़ लेती है। ठीक, अब क्या होगा कि ये चाहते हैं हम लोग, या ये व्यक्ति जो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर भी अगर कोई वस्तु रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर भी कोई वस्तु, ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, तो 25 सेंटीमीटर करीब करीब यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, अगर ये 20 है तो मान के चलो 25 सेंटीमीटर। तो इस जगह पे वस्तु अगर रखा हुआ है, यानी U बराबर कितना है, U बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसका ये जो वस्तु रखा है, अगर हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति
क्या कर सके, इस वस्तु को अच्छे तरीके से देख सके। तो ये जहां तक अच्छे से देख पा रहा है वो वहीं पे इसका इमेज लाके रख दो। इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बनवा दे अगर किसी लेंस के द्वारा, तो मस्त हमारा काम हो जाए। तो भाई निकट दृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेंस का प्रयोग होगा। अब इसकी आपसे क्या पूछ रहा होगा, फोकस दूरी ही पूछ रहा होगा जहां तक उम्मीद है। ठीक है, चेक करिए यहाँ पे फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है ना, लेंस अपने चश्मे में। ठीक, तो फोकस दूरी ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे u बराबर कितना होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अच्छा, ये कहाँ तक बढ़िया देख पा रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसको अच्छा देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना चश्मे के देख सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, ये जो वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, इसका इमेज हम 20 पे बनवा देंगे। इसका इमेज हम 20 पे बनवा देंगे। इसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी है 20 सेंटीमीटर। u निगेटिव है और यहाँ पे क्या है, और जो v है वो भी कैसा है, निगेटिव है। तो जब फोकस दूरी की बात आएगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/के f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब जो इसको जो कंसेप्ट को पढ़ा होगा वो समझा होगा, जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई होगी। फिर भी मैंने कोशिश किया समझाने की। इस वस्तु का इमेज हम बनवाएंगे कहाँ पे, हम वस्तु का इमेज कहाँ बनवाते हैं, तो उस जगह पे जहां तक आंख अच्छी तरीके से देख पाती है। ठीक, तो 1/के f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है, तो ये -20 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस की माइनस 1/u की जो वैल्यू है वो कितनी है, -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/f बराबर यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 25 और 20 का, तो 100 एलसीएम आएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज माइनस का 20 25 100, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे प्लस 4 आएगा। तो 1/के f बराबर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा माइनस का 1/के 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100 सेंटीमीटर। तो 1/के f बराबर कितना होगा, सॉरी यहाँ 1/f ना लिख करके मुझे क्या लिखना चाहिए, सीधे अब f लिख देना चाहिए ना। ये f बराबर -100 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी होगी, लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, जिस लेंस का हम प्रयोग करेंगे, जिस अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसका जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आगे बढ़िए भाई। ठीक, यहाँ पे अब ये 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 1 और यहाँ पे 2+2 इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। इनको भी हम जो है निपटाते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके ठीक एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। अच्छा, ये एक वायर है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, एक वायर इसकी लंबाई L है मान के चलो, ठीक, और इसका प्रतिरोध कितना है, R है। अभी बोल रहा है किसी तार को बीच में से मोड़कर, बीच में से मोड़ दिया, ऐसे क्या करना है, बीच से मोड़ देना है, मोड़ देना है, ठीक, मोड़ने के बाद दोहरा देना है। दोहराने का मतलब क्या है, दोहराने का मतलब अगर इसका एरिया A था, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A था, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल अगर A था, ठीक है, तो इसको जब मोड़ेंगे डबल करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक, ये ऐसे होगा, ठीक, ये आधा हो गया, ठीक है, आधे से क्या कर दिया, मोड़ दिया, डबल हो गया। तो जो एरिया यहाँ पे A था वो कितना हो जाएगा, A/2 है ना, यानी जो यहाँ पे एरिया है वो A/2, अरे यार भाई 2A हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा डबल, ठीक। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो डबल हो जाएगा जब मोड़ करके ऐसे दोहरा देंगे तो, ठीक।
और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L/2। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो अब क्या चीज उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो शुरू में कितना था, अगर यहाँ पे देखिए प्रतिरोध तो R बराबर कितना था, अगर यहाँ वाले प्रतिरोध को R और यहाँ वाले प्रतिरोध को R' मान ले तो R बराबर कितना है भैया, तो R बराबर होगा यहाँ पे रो L डिवाइडेड बाई A। आपने ये पढ़ा होगा, R बराबर रो L डिवाइड बाई A होगा। ये मटेरियल और ये मटेरियल सेम है, उसी को मोड़ करके बनाया ना, तो यहाँ पे रो और रो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, मतलब दोनों जगह पे रो का मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। ठीक, मटेरियल पर डिपेंड करता है। R' बराबर कितना आएगा, तो R' बराबर रो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं है। L की वैल्यू कितनी होगी, तो जो यहाँ पे L है वो तो ये L है, पर यहाँ पे क्या है, लंबाई कितनी है L/2, यहाँ पे कितना होगा L/2। ठीक, और जो एरिया है वो कितनी है 2A है। जो R' की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ से जो होगा 2 से कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 1/4 और क्या चीज रो L डिवाइडेड बाई यहाँ पे A आ जाएगा। अब रो L डिवाइड बाई A क्या ये R के बराबर है, तो R' बराबर कितना होगा, R' बराबर 1/4 और इस पूरे की जगह क्या आएगा R। ठीक, जो बाद में प्रतिरोध होगा वो R/4 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई तबीयत सही नहीं है, ठीक है, वो कॉन्टिपेशन, ठीक, प्रॉब्लम है, फिर भी चलिए देखते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे कर तो लिया है, पर वापस से आकर के यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे। दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अच्छा सवाल है, ठीक है, देखते आता है कि नहीं आता है। ठीक, 3 ओम और 5 ओम का रजिस्टर है ना। ठीक, देखिए, तो एक अपने पास प्रतिरोध है कितने का, 3 ओम का है, और एक कितने का है, तो एक है 5 ओम का प्रतिरोध। अब इसको बोल रहा है किस में जोड़ा गया, पैरेलल में जोड़ दिया। किस में जोड़ा गया, पैरेलल में। यहां से करंट फ्लो कराने दो। अच्छा, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, ठीक, यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़े। कौन अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म कौन होगा, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो इस वाले में मान लेते हैं हीट कितना है H1 और इस वाले में मान लेते हैं हीट कितना है S2। अब अगर H1 और S2 है तो H1 और S2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H1 बराबर कितना होगा I² और कितना R मल्टीपल कितना T। अच्छा, S2 की वैल्यू कितनी होगी, या फिर ये भी निकाल सकते हैं, अगर कोई ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता है, ठीक, तो V का कोई अगर इसके पास फैक्टर हो हमारे पास तो उससे भी लग सकता है, ठीक, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में ही क्या होगा, सेम होगा। तो मुझे I से ना जाकर के किससे जाना चाहिए, V से जाना चाहिए। ठीक है, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, हम लोग पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला ये यूज करेंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें पता है कि H बराबर क्या होता है I² RT, ये होता है। तो H बराबर कितना होगा, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ना, I² RT होता है। तो अब यहाँ पे लिखूंगा I² और मल्टीपल भी क्या चीज, यहाँ पे एक ठो R मल्टीप्लाई करें R² हो जाएगा, एक ठो R यहाँ पे डिवाइड। तो अब देखो कोई फर्क पड़ा, जो जैसा था वैसा ही है। ठीक, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये फॉर्मूला है वही ये फॉर्मूला भी है ना, H बराबर I² R²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, IR का होल स्क्वायर, और IR किसके बराबर है, V के। यहाँ पे क्या आएगा V² मल्टीपल भी कितना T डिवाइड भी कितना R। ठीक, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे, देखिएगा, अब एक जगह मैं लिखूंगा H1 जैसे कि लिखा है यहाँ पे, तो H1 बराबर कितना होगा, H1 बराबर 3 ओम, ऐसे लिख देना तुम लोग, 3 ओम से बनने वाली उष्मा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा H1 बराबर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, भी दोनों पे ही क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा विभवांतर यहाँ पे होगा, उतना ही विभवांतर यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये आ गया भी, ठीक, V² टाइम दोनों में ही सेम है। ठीक है, डिवाइड भी क्या चीज, R अलग अलग है। ठीक, एक का कितना है 3 ओम है और एक का कितना है, तो
एक में जो है वो वी स्क्वायर इंटू क्या टी डिवाइड भी कितना 5 ओम है। तो अब देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए भैया, H1 किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, रेजिस्टेंस पर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट जो है वो कम बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज, किसमें पावर ज्यादा होगी, अरे सॉरी किसमें क्या दिया था, ये इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो कौन सा अधिक गर्म होगा, तो बता दो भैया। 5 ओम वाला, ठीक, क्या लिखेंगे 5 ओम, यहां से देख लो ये ज्यादा तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, कम। तो 5 ओम प्रतिरोध, ये आंसर लिख रहा हूं, 5 ओम प्रतिरोध वाला तार कम गर्म होगा तथा 3 ओम वाला अधिक गर्म होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जो है वापस मैं पीछे आता हूं, इसका सोल्यूशन हो गया है, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा है, हाँ ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई सा है क्या, नहीं है। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि 1 2 दो सेगमेंट्स है, ठीक है, दो को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैं लेके चलता हूँ इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, ठीक। यहाँ पे तो कर लिया है, एक तो और ऐड कर देता हूँ, ठीक। और वापस आ जाता हूँ कहाँ पे, इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, 20 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिएगा 20 24 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े, प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर लेंगे भाई, कितना कितना है, 20 24 और 30 है, ठीक। चौथे का कौन सा है, फोर्थ का ये फर्स्ट पार्ट है। अब भूल गया मैं, 20 24 और 30 था क्या, कितना कितना है, 20 24 और 30 ओम। तो एक रेजिस्टेंस कितने का है, 20 का है, एक कितने का है, 24 का है, और एक कितने का है, ये 30 का है। दोनों किस में जुड़े हैं, मतलब ये अभी फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर किस में जुड़ा है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हों, ठीक, तो आर ई क्यू बराबर कितना होगा, 20 प्लस कितना 24 प्लस कितना 30, ऐसे ही तो होता है फॉर्मूला ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 20 24 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 20 40 3 2 5 50 4 54, ठीक है, 54 ओम। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। और जब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे ऐसे 20 24 और कितना 30 ओम, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 1/R ई क्यू बराबर आएगा 1/20 ओम, ठीक। ये ओम और ये कितना ओम, 1/20 ओम प्लस कितना 1/24 ओम प्लस कितना 1/30 ओम, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा 1/R ई क्यू बराबर 24 30 और 20, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 24 का 20 का 30 का एलसीएम निकाल लेना, फिर सॉल्व कर लेना। चलिए, अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक। तो आप इसको जो है 20 का 24 का 30 का एलसीएम निकाल करके सॉल्व करके बताइएगा कि आर ई क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। जो भी यहाँ पे आएगा उसको पुट करके सॉल्व करके आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक, इसका आंसर क्या आने वाला है। अब ये तो कक्षा 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक, ये आना चाहिए कम से कम, ठीक है। जिसको नहीं आता वो यहाँ से क्या करेगा, एलसीएम निकाल लेगा, 10 बार में जाएगा, ठीक है, 2 दाम है 20, ये कितनी बार में 12 बार में, ये कितनी बार में 15 बार में, फिर 2 से करेंगे 25 10 छक्का 12 और यहाँ पे 15, ठीक है। फिर ये करेंगे तो यहाँ पे 5, 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 से करेंगे 5 आएगा,
ठीक, ये 2 से ही करेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे क्या चीज 15, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 5, 3 एकम 3, 3 बचे कितना 15, फिर 5, तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, 24 बच्चे कितना होगा 24 बच्चे 5 20, 5 दूना के 10, 10 और 2 12, 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 120। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लेना, 20 से 120 को डिवाइड करना, 20 छक्का 120 होगा, 6 बार में 24 25 होगा और 3 4 3 12, ठीक है, तो ये 4 बार में जाएगा, तो कितना होगा 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 बटा 120, तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 120 बटा के 15 आएगी। ठीक, तो 15 × 120, तो आर की बराबर कितना आएगा, चलो मैं खुद ही कर दिया 8 ओम। ठीक, जिसको दिक्कत होगी वो बताएगा कि ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है या कर रहा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बस खत्म ही होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इसमें क्या दे रखा है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट 4 का। ये सेकंड पार्ट में किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो इस समयांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। अच्छा, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक, एक और पेज ले लेते हैं यहाँ पे और वापस से क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, तो क्या दे रखा है सवाल के अंदर, दूसरे वाले पार्ट में 5 एम्पीयर धारा है 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है। ठीक है, आई दे रखा है और टी दे रखा है, आपको आई और टी दे रखा है और आपसे बोला इस समांतर परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो पहले क्यू निकालना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, क्यू बराबर एन ई से। ठीक, इसके बाद यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समयांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, करते हैं, तो 5 है 8, आई बराबर कितना है, आई बराबर है 5 एम्पियर और टाइम बराबर है कितना 8 सेकंड। ठीक, तो क्यू बराबर कितना होगा, क्यू बराबर होता है आई मल्टीपल बाई टी, आई बराबर क्यू अपन टी होता है, तो क्यू बराबर क्या होगा आई मल्टीपल बाई टी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है भैया 5 और ये टाइम कितना है 8, तो क्यू बराबर कितना आएगा 8 5 40, क्या चीज कूलम। अच्छा 40 कूलम आ गया। अब हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू बराबर एन ई। ठीक, तो एन बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए ये काम किया है ना, क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्या होगा क्यू डिवाइड बाई ई। ई क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो है, तो यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर क्यू की जगह पे कितना आएगा 40 बटा कितना 1.6 गुण 10 की पावर माइनस 19, क्या चीज कूलम, ये भी कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो एन बराबर आएगा 40 बटा के 1.6 गुणे कितना 10 की पावर, ये अपने पास ऊपर चला जाएगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना होगा, ये पॉइंट हटेगा तो आएगा 400, 400 बटा कितना 16 गुणे कितना यहाँ पे 10 की पावर 19, 4 से कटेगा कितनी बार में, 4 चौको 16, 4 और यहाँ पे 4 एकम 4, 100 बटा कितना आया 4 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 19, तो एन बराबर कितना आएगा यहाँ पे 25 चौको 100, 25 गुणे 10 की पावर क्या चीज 19, ये आपका क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होंगे अगर 8 सेकंड में 5 एम्पीयर करंट बहता है तब। इसी का एक और पार्ट है, इसी का एक और पार्ट है जिसके अंदर प्रतिरोध का मान दे रखा है, रेजिस्टेंस का मान दे रखा है, कितना कहाँ गया, यस, रेजिस्टेंस कितने दे रखा है इसमें, चौथे में भैया 20 ओम प्रतिरोध है। अगर 20 ओम प्रतिरोध है उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, अगर प्रतिरोध का मान 20 ओम है तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिएगा अगर आर बराबर कितना है 20 ओम है और आई बराबर यही लेना है जो करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, और टाइम भी कितना है 8 सेकंड है, तो एच बराबर कितना होगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड भी कितना टी, तो एच बराबर कितना होगा एच, अरे बाप रे, एच बराबर आई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 8। ठीक, तो एच बराबर कितना आएगा 25, 8 दूना के 16,
160। तो h बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप आंसर बताइएगा किस में आएगा, जूल में। ठीक, जो भी आएगा वो आप बताएंगे, ठीक है, कितना जूल आया। तो आई होप कि आप जो है आंसर जरूर कमेंट करेंगे। ठीक, चलते हैं। अब सारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, तो यहीं पे मुझे वीडियो को खत्म करना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन है ये वाला। ये दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो क्यों नहीं करती हैं, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भाई एक ही कटान बिंदु पर, मतलब जहाँ पे कट करेंगे, अगर कट कर देती हैं तो एक ही बिंदु पर क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दो दिशाएं व्यक्त होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं करती। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक, ये मैंने कराया हुआ है। ठीक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर जो आरोपित बल है वो कब अधिकतम होता है? जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो उस टाइम पे क्या होता है, बल कैसा लगता है, मैक्सिमम। फार्मूला इसका क्या होता है भैया, F बराबर IBL साइन थीटा। तो यहाँ जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो अपने पास ये F की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो जब आपका जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस पे लगने वाला बल, चालक तार पे लगने वाला बल अधिकतम होता है। तो ये दो नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, इनको आप जो है करके ही जाइएगा। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसका ये प्रिपेयर कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे जो है एक बारकोड आएगा, आप उसको स्कैन करके इसका PDF ले सकते हैं। इस बारकोड को स्कैन करके आप PDF यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं कंप्लीट। मैं वापस से एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें कि हम जो है दूसरे वाले PYQ को कर रहे होंगे, मतलब दूसरे वाले पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।